देखो, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। देखो, भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए है, जिसके अंतर्गत राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके। राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके, इसीलिए भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक तत्व जोड़े गए हैं, जिनकी अगर मैं बात करूं तो अगर कोई राज्य इनको अपनाना चाहे तो अपना सकता है, कोई राज्य नहीं अपनाना चाहे तो नहीं भी अपना सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन करीब करीब भारत में सभी राज्यों में राज्य निदेशक तत्व लागू है, करीब करीब। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में इनका उल्लेख मिलता है भाग 4 में। किसमें मिलता है? भाग 4 में। लेकिन ये लिए कहां से हैं? तो ये लिए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। भारतीय संविधान में इनका उल्लेख मिलता है भाग 4 में। भारतीय संविधान में कहां पे है? भाग 4 में। 33, 34, 35 आरएमसी के मौलिक अधिकार है। 35 के बाद में आया 36, तो 36 से लेकर 36 से अनुच्छेद 51 तक है ये। फिर 51 क में क्या आ जाएंगे तुम्हारे? मूल कर्तव्य। और 52 से 62 तक चले जाएंगे राष्ट्रपति के पास। तो शुरू से पढ़ रहे हैं 12 से लेकर, तो करीब करीब 100 के आसपास तुम्हारे अनुच्छेद हो जाएंगे। ढंग से तैयार कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या है? नीति निदेशक तत्वों का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये पूछा हुआ है कि भाई राज्य में नीति निदेशक तत्व किस लिए होते हैं निम्न में से, तो वहां आंसर मिलता है अपने को लोक कल्याणकारी राज्य के लिए होते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। अब मैं बात करूं कि भाई अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बात कही गई है, तो 36 से लेकर 51 में क्या क्या दिया गया है? तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 36 में दिया है, अनुच्छेद 36 में कहा गया कि भाई राज्यों में संसाधनों के अनुकूल जनता के विकास हेतु नीतियां बनाने का उल्लेख है। जनता के राज्य में मौजूद संसाधनों से जनता का विकास करना। इसका उल्लेख है जनता का विकास करना। दूसरा, इसी के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है। कि भाई कोई भी राज्य है, उसमें जितने भी संसाधन है, उन संसाधनों की सहायता से राज्य की जनता का विकास करना। और दूसरा उल्लेख हमें इसमें मिलता है राज्य की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद में अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 यह कहता है कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या कहता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। करने का उल्लेख। इसके बाद में 38, तो अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिए। क्या उल्लेख है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, जो जनता को मिले, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। इसके बाद में 39,
अनुच्छेद 39 में उल्लेख मिलता है नीति का सिद्धांत, नीति का सिद्धांत दिया गया। साथ ही इसमें कहा गया है कि भाई आजीविका के लिए स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देना, आजीविका के लिए स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देना, समान अधिकार। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो समाज के अंतर्गत स्त्री और पुरुष को कभी भी इक्वल तनख्वाह नहीं मिलती है, केवल गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर। प्राइवेट सेक्टर में आप अधिकतर जाओगे, अगर कोई पुरुष 8 घंटे जॉब कर रहा है और 8 घंटे के उसको 20,000 मिल रहे हैं, तो महिला को कम मिलेंगे। खास तौर से मल्टीनेशनल कंपनियों को छोड़कर जो आपके छोटे मोटे जैसे होते हैं ना मजदूरी वगैरह, और ये इनमें आप देखो बहुत शोषण होता है इनका निचले स्तर पर महिलाओं का, जबकि काम समान है, समय समान है। लेकिन ये परिवर्तन क्यों? जैसे 8 घंटे कोई महिला पुरुष फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको 15 मिल रहे हैं, तो महिला को 8 से 10,000 के बीच ही मिलेंगे, वही काम उतना ही समय में। तो इस चीज को समान रूप से हर जगह लागू करने के लिए अनुच्छेद 39 है, लेकिन ये हमें पता नहीं है। इसके अलावा इसी का एक पार्ट है अनुच्छेद 39A। यह कहता है निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए, निःशुल्क कानूनी सहायता, जिसके अंतर्गत आप अपने केस को किसी सरकारी वकील से लड़वा सकते हो। क्योंकि वहां पे जब आप न्यायालय में जाते हो तो वहां पे न्यायाधीश क्या कहता है, आपका वकील है, आप कहोगे साहब नहीं है, आप खुद करोगे डिफेंस कि नहीं साहब, तो ये सरकारी पैनल में से आप किसको अपना वकील बनाना चाहते हो, तो आपको उसको पैसा नहीं देना पड़ता, क्यों? गवर्नमेंट का होता है। आप उसको जैसा बताओगे वो वैसे आपका केस लड़ेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 कहता है सुपरमार्केट का गठन। इसका गठन किया गया है, सुपरमार्केट का गठन। आपके जितने भी है राज्यों के अंतर्गत बड़े बड़े सुपरमार्केट, वो किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। साथ ही इसमें पंचायती राज और ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। पंचायती राज या ग्राम पंचायत का गठन, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि इससे संबंधित हमारा अनुसूची 11 लागू होती है 92-93 में, और कानूनी रूप से संवैधानिक दर्जा मिला था ग्राम पंचायतों को और पंचायती राज व्यवस्थाओं। इसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में बताया गया कि भाई सभी को काम देने का प्रावधान है, सभी को काम देने का प्रावधान। क्योंकि ये इसलिए है कि भाई सरकारें अगर काम नहीं करेगी तो लोगों के लिए रोजगार कहां से आएंगे। तो इसलिए यहाँ के किसी भी राज्य के कोई आम जनता है और उसको रोजगार के लेकर परेशानी हो रही है या पैसा उनके पास नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट से वो रोजगार मांग सकती। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसा मौका न हो या ऐसा अवसर पैदा न हो, तो उसके लिए बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर देती है, घर बैठे पेंशन देना शुरू कर देती है? लेकिन फिर भी आप भला करो कांग्रेस का, जिन्होंने महानरेगा जैसी योजना तो लेके आए पूरे हिंदुस्तान में कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, चाहे वो मिट्टी खुदवाए, लेकिन काम करके ही पैसे देगी, बैठे घर बैठे पैसे नहीं दे रही है। जिस योजना को एक महामानव बहुत बड़े आदमी ने कहा कि गड्ढे खोदने की स्कीम थी, भैया फिर कोरोना में कैसे याद आ गई गड्ढे खोदने की मशीन?
है, सबको रोजगार उसी योजना के तहत दिया। महामानव का नाम नहीं लूंगा मैं, देख लेना। तो सभी को काम देने का प्रावधान अनुच्छेद 41 में आता है। जैसे जैसे मनरेगा क्या बनी, मनरेगा 2005 में बनाई गई थी कांग्रेस की सरकार में, ध्यान रखना। पहले नरेगा था, फिर मनरेगा, मैं से बना महात्मा गांधी का नाम, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। पहले क्या था, रोजगार गारंटी योजना था। तो गारंटी तो कांग्रेस वाले दे सकते हैं, भाषणों में गारंटी नहीं होती ऐसे ताले पिटका करके, है। तो रोजगार गारंटी 2005 में आई। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 42। अब अनुच्छेद 42 देखो, सारी चीजें जनता के लिए हैं, क्योंकि संविधानिक व्यवस्था देश को चलाने के लिए तो है ही, लेकिन जनता को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण हुआ है। लेकिन जनता इन चीजों से जानकार नहीं है, इसीलिए सरकारें जैसे जनता को चराना चाहती है वैसे चरा सकती है। अभी आपने कुछ सालों से देखा होगा, बूम आया है एक संवैधानिक व्यवस्था को लेकर, कि हर कोई संविधान को जानने लग गया और हर राजनीतिक पार्टियां संविधान को नाम लेकर अपनी सत्ता बनाने की कोशिश कर रही है। बूम चल रहा है ना अभी। कोई कहता है कि भाई उसने लिखा, कोई कहता उसने लिखा, कोई कहता उसने लिखा। और 15 सालों में जितनी अंबेडकर की मूर्तियां टूटी, शायद उतनी ज्यादा कहीं किसी और समय पे भी नहीं टूटी होगी। कुछ तो भोकाल किया होगा, है। इसीलिए तो कहते हैं आप किसी भी बड़े व्यक्ति को कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन अंबेडकर के बारे में कुछ कह दिया ना, तो भाई साहब आग लगेगी उत्तर प्रदेश में और धुआं महाराष्ट्र से निकलेगा। क्योंकि अंबेडकर वो कागज का टुकड़ा है जिसे जलाने मात्र से आग भड़क सकती है। और जो विरोध करने वाले हैं उनको भी शायद ये नहीं पता कि जितने समर्थक उनके थे वो सारे उच्च जातियों के थे। नहीं पता हो तो एक बार उनकी जीवनी पढ़ना, 13 किताबें लिखी हैं उस बंदे ने, पढ़ के देखना। और धारा 370 उनका निर्माण नहीं है, कहीं कहते हैं चिंटू कि धारा 370 क्यों बना दी, अरे भैया उन्होंने लिखा ही नहीं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, उनको पढ़ने से पता लगेगा। सुबह शौचालय में बैठकर जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं उनसे ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 कहता है कि प्रसव काल के दौरान, देखो महिलाओं का भी ध्यान रखा, कि प्रसव काल के दौरान महिलाओं को 180 दिन की छुट्टी दी जाएगी बिना तनख्वाह काटे, बिना तनख्वाह काटे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन प्राइवेट में तो काटते क्या, काम से निकालता हर भाई काम कुनो जा करा बेटा, बटोड़ी संभालो। गवर्नमेंट में पहले 180 दिन था, अब डबल कर दिया वसुंधरा के आने के बाद में 360, 5 दिन का संडे हो गई, 1 साल की छुट्टी बिना गए। अब कोई समझदार महिला हो तो हर साल एक नया हंगामा खिला सकती है और छुट्टी ले सकती है बिना तनख्वाह काटे। लेकिन 2 तक ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा, 2 बच्चों से ऊपर होते ही तनख्वाह क्या, तुम्हारी नौकरी बर्खास्त। तो 2 साल की नौकरी तो ले सकती है घर बैठे। तो ध्यान रखना, इसका उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 42 में। किसमें किया गया, तो प्रसव काल में सवैतनिक 180 दिन की छुट्टी है, वो 2 ही गिने जाएंगे। उसका एक रीजन है, देखो गवर्नमेंट ने कहा
कि महिला 2 बार प्रसव कर सकती है। अब उसमें यह है कि ये मान लो कि दोनों बार बच्चे नहीं रहे, तो वो किसी भी हालत में 2 बच्चे रख सकती है। लेकिन उसमें यह कंडीशन है कि कई बार 3 हो जाते हैं, तो 3 में कंडीशन ये बनती है कि भाई पहली बार प्रसव हुआ उसमें 1 बच्चा हुआ, लेकिन दूसरे बार प्रसव होने के अंदर 2 बच्चे हो गए उसके जुड़वा, तो वो उनको रख सकती है, क्योंकि वो 2 ही काउंट होंगे। तो सुलड़ी कुकड़ी ये तो चलता है। हाँ, लेकिन यहां पे आप देखोगे ना, तो एक बच्चे को 1 बार ही गिना जाएगा। अगर वो जीवित रह गया तो ठीक, नहीं तो फिर दोबारा से तैयारी। लेकिन 2 बच्चे बस क्या होने चाहिए, जीवित। नहीं नहीं, फिर वो 1 बार में जुड़वा हो गया ना, तो वो 2 ही काउंट होंगे। नहीं, अब तुम क्या घर बैठे पूरी तनख्वाह खाना चाहते हो क्या? और वो भी है महिलाओं की, शर्म करो। बस छुट्टियों के लिए तुम ये भंडारे लगवाओगे, नालायक हो। बस इतना ध्यान रखना, 180 दिन की क्या मिलती है, छुट्टी। कौन से अनुच्छेद में? 42 में। देखो अनुच्छेद 43, अरे मैं आज पढ़ा दूंगा इसी को पूरे को। देखो अनुच्छेद 43 का मतलब, बेटा कहना आसान है ना, जिस दिन बच्चे पैदा करेगा ना उस दिन पता लगेगा तेरे को कि 30 हड्डियां एक साथ टूटने का दर्द कितना होता है। मजाक बना रहा। देखो कुटीर व लघु उद्योगों, कौन से? कुटीर व लघु उद्योगों, और जितनी सहन शक्ति महिलाओं को मिली है ना, वो तुम्हारे पास 1% नहीं है, ध्यान रखना। बस बोलना आता है। पूछना उस सुलेमान को, केरल वाले को, जिसने बच्चे को जन्म दिया था। उद्योगों तथा सहकारिता, भाई एक लड़का है केरल का, सभी कुछ दिनों पहले चर्चा का विषय भी था सोशल मीडिया पे। तो कहते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लड़का लड़की, लेकिन लड़की ने कहा कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी साहब। तो वो उसका हस्बैंड प्रेग्नेंट हुआ, अब वो भगवान जाने कैसे हुआ, हो गया और बच्चे को जन्म भी दे दिया, शायद बच्ची हुई है, अब मेरे को पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ दिनों के लिए चर्चा का विषय जरूर था। एक बार चेक करना, एक बार फैक्ट चेक कर लेना कि हकीकत था क्या था। लेकिन मैंने एक बार पढ़ा था सोशल मीडिया पे, से कई दिनों तक वो वायरल भी रहा था लड़का। तो ऐसी तमाम चीजें आती रहती है, पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल कहाँ सटीक बैठ जाए कह नहीं सकता मैं। तो ध्यान रखना कि कुटीर लघु उद्योग और सहकारिता से जुड़े लोगों को बढ़ावा देना। कौन से अनुच्छेद के तहत आएगा? अब या तो लोगों को बढ़ावा देना कह लो, या कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और सहकारिता को बढ़ावा देना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? और इनसे जुड़े हुए लोगों को बढ़ावा देना, बात एक ही है। तो कौन से अनुच्छेद में आएगा? अनुच्छेद 43 में। ध्यान रखना, कुटीर लघु और सहकारिता को बढ़ावा देने का संबंध अनुच्छेद 43 में है राज्य की दृष्टि से। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, मतलब सभी के लिए कानून एक है। समान नागरिक संहिता मतलब कानून सभी के लिए इक्वल होगा, राज्यों में भी जैसे देश में लागू हो रखा है। इसके अलावा अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 कहता है कि भाई शिशु एवं बाल देखभाल करना, शिशुओं और बालकों की देखभाल करना, शिशु एवं बाल देखभाल एवं बाल देखभाल का प्रावधान।
इसीलिए तो गवर्नमेंट समय समय पर छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण और कई प्रकार की ऐसी योजनाएं लेके आती है ताकि वो कुपोषण का शिकार न हो, क्योंकि छोटे बच्चे अगर कुपोषण का शिकार हो गए तो राष्ट्र का निर्माण कौन करेगा। इसके अलावा इसी के तहत 6 से 14 वर्ष बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा राज्य मुहैया करवाएगा। ये राज्य का फर्ज है, माता पिता का भी है, बच्चों का भी है और सरकार का भी है। केंद्र में है तो केंद्र सरकार का, राज्य में है तो राज्य सरकार का। इसके अलावा अनुच्छेद 46 SC ST और ओबीसी, ST SC और ओबीसी के लिए शिक्षा व आर्थिक विकास का संरक्षण व प्रोत्साहन। इसीलिए तो इन बच्चों को क्या मिलती है, स्कॉलरशिप। ST SC OBC तीनों को क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। और अधिकतर कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि SC ST और OBC के बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए उनका खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। उसके लिए उन्हें एक ऑल इंडिया एग्जाम होती है, उसको फाइट करना पड़ता है। आई बात समझ में? नहीं पता अभी तक कई बच्चों को। अभी क्या है, पहली पीढ़ी तो ऐसे रही इनकी, लेकिन सेकंड पीढ़ी जरूर थोड़ी पढ़कर समझदार हुई है, तभी आज संवैधानिक बातें कर लेती है। यार संविधान के विरोध में अगर कोई कार्य कर रहा होता तो उसके खिलाफ जाकर भी कार्य कर ले, क्योंकि वो भी धीरे धीरे कानून के अब क्या हो गए, जानकार, कि सही क्या है गलत क्या है। पहले क्या है, दबा दिया जाता, आजकल दबते नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन की है। और ये उसके खिलाफ जाकर काम भी नहीं करेंगे, उसके अंदर अंदर रह के, क्योंकि अब पढ़ना शुरू, मैंने क्या कहा कि इतने अनुच्छेद है, इतने अनुच्छेद, कोई ना कोई छेद से बाहर हो ही जाओगे। इसलिए तो वकील लोग के लिए भारतीय संविधान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दूसरी बात, इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि अमीर को भी न्याय मिलेगा तो गरीब को भी मिलेगा, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग है वो सही है या गलत है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है वो। मैंने क्या कहा, कानून को ऐसा ही हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, जब तक उसको चलाने वाले सही नहीं होंगे ना, अन्यथा वो गलत ही होगा। और चलाने वाले सही होंगे तो गलत चीज भी सही सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 कहता है शराब व मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं से इनकम आ रही है। कोरोना काल में शराब की दुकानें सबसे पहले खोली, परचूनी की नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स उसी से जाता है, 40-45% टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास उससे। तो शराब व मादक पदार्थों पर रोक। अब देखो कमाल की बात बताता हूं, अभी देखो शराब व मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा राज्य। देखो कमाल की बात क्या है, आप शराब पियोगे तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, सरकार शराब बेचेगी उनके साथ कुछ नहीं होगा, लाइसेंस सरकार ही देती है ना, आबकारी डिपार्टमेंट, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आप पी रहे हो, आप अपराधी हो, तो भैया बेच ही क्यों रहे हो। मैं भी यही कहना चाह रहा हूं, वो बेच इसलिए रहे हैं पैसा आ रहा है, वो पकड़ इसलिए रहे हैं पैसा आ रहा है। वो तो चलो मजा ही आता है पीने के बाद, पीने के बाद तो
मजा ही आता है। लेकिन आप ये सोचो कि गवर्नमेंट बेच रही है क्योंकि पैसा आ रहा है, उनको पकड़ा क्यों जा रहा है कि भाई पैसा आ रहा है, और दारू पीने वाले को मजा आ रहा है बस। भैया डंडा नहीं मार सकती, वो नहीं मार सकती। आपने कभी सुना कि पैसे वालों के चांटा पड़ा? वो गरीब को दबा सकती है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है उस चीज की। जितना भ्रष्ट है ना सिस्टम अपना है ना, वो शायद मेरे को जहां तक लगता है सबसे भ्रष्ट सिस्टम कौन सा कह सकते हैं हम इंडिया में? सबसे भ्रष्ट सिस्टम पुलिस वाला ही मिलेगा अपने को। तो मेरे को भी ये वो दशहरे का दिन याद आता, साहब जेब में 20 रुपए आता, निकाल के ले गया कि चाय पानी के तो पैसे दे। अब उस समय हम ये साहिल की तरह थे, छोटे 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 छोटे, घूमने विद्याधर नगर आते थे, विद्याधर नगर से पैदल पैदल, उस समय शायद सिक्का रोड का काम चल रहा था। तो उस समय भाई साहब पैसे, मैं भैया 20 रुपए हैं। अब मैं इतना भी नहीं जानना चाहता कि सर बोले क्या बोले, मैं भैया 20 रुपए हैं, लाइए तो दे बस। हाँ। अब जो व्यक्ति 40-50 हजार रुपए की तनख्वाह उठा रहा है और वो ऐसे चिंदी चोरी कर रहा है, भैया वो क्या जवाब देगा? ऊपर जाएगा तब। उसका इलाज यही होता है। इसलिए देखो अधिकतर के या तो बीमारी चलेगी परिवार में, या फिर बच्चे ऐसे निकलेंगे गैंगस्टर टाइप। क्यों? क्योंकि पहचान हो रखी है पहले से, पहले से पहचान हो रखी है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जितना मिल रहा है उतने में रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा जनता सेवा में ही रहेंगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जनता की सेवा के लिए होता है, न कि लूटने के लिए। जिन लोगों की ये बात समझ में आती है ना, उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको नहीं समझ में आता ना कि पैसा कमाने का जरिया होता है पुलिस डिपार्टमेंट, उनके भैया घर में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। वो 2 मिनट के लिए खुश हो सकते हैं कि आज तो 5 लाख की गड्डी आ गई भाई जेब में, लेकिन जब वो 5 साल बाद में अपने आप को चेक करेंगे ना, तब उनको पता लगेगा कि वो 5 लाख रुपए का हिसाब कैसे गया अपने से। फिर ठीक है। इसीलिए तो कहा जाता है पुलिस वालों की दोस्ती दुश्मनी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जब उनके ऊपर कानून का डंडा पड़ता है ना, तो वो अपने घर के परिवार के अपराधी को भी नहीं छोड़ते हैं। चाहे बचाने की पिता बन के बचा सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट में पुलिस का अधिकारी बनकर नहीं बचा पाएगा। और बहुत कम होते हैं जो अपने फर्ज के लिए लड़ते हैं और मरते हैं। सब आदमी हाईलाइट ही नहीं रखते, लेकिन जो थोड़ा सा कुछ लेते हुए पकड़ा जाएगा ना, उसको तो वैसा सुबह अखबार में फोटो देते हैं, शानदार। अरे अभी कुछ दिनों पहले अजमेर में आपने देखा होगा, एक मामला हुआ था कोई JNAN का, अजमेर डिस्कॉम में। तो उसमें भाई साहब जितने भी बिल आए उन बिलों को अपने घर पे ले गया कोई अधिकारी, पर नाम याद नहीं है उसका, अखबार में भी बकायदा आया था। और जब पता लगा कि इनकम टैक्स वाले रेड डालेंगे, तो भाई साहब जितने भी महंगे महंगे कपड़े खरीदे थे वो नेकी की दीवार पे टांकी आई। कोई महिला ही थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। लफड़ा भी बहुत तगड़ा चला था। अभी थोड़े दिन पहले 1000 रुपए की रिश्वत, पटवारी साहब। तो ऐसे लोगों से हम देश को आगे बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो यही सबसे बड़ी समस्या है भारत में भ्रष्टाचार होने का, बस। क्योंकि जो देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जॉब में जो पैसा देकर नौकरी ले रहा है ना, या पेपर खरीद रहा है, तो उसका पहला मकसद पैसा कमाना ही होगा, वो सेवा नहीं करेगा। और आप अपनी मेहनत पे जा करके जाओ, देखो आप खुद एहसास करोगे कि यार मैं मेहनत करके आया हूं, रिश्वतखोरी के लिए नहीं आया हूं। मेरे को जो गवर्नमेंट दे रही है वो खूब है। इसीलिए तो देखो कई जगह ऐसी होती है या कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां के लोगों के सेवानिवृत्त होने पे या ट्रांसफर होने पे झाड़ झाड़ रोता है। झाड़ झाड़ मतलब आसपास का पूरा क्षेत्र उनके जाने का शौक मनाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं।
झाड़ झाड़, अपने राजस्थान में कहावत है कि जब कोई अच्छा आदमी जाता है ना तो झाड़ झाड़ भी रोता है उसके लिए, क्योंकि वो अच्छा था इसलिए। तो ऐसे ही शराब व मादक पदार्थों पर रोक लगाने का उल्लेख अनुच्छेद 47 में मिलता है। इसके बाद में लेते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद, अब अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध है। गोवध निषेध है, अगर कोई गाय को मारता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन हम तो खुद ही न्यायाधीश बन के बैठे हैं। तो गोवध क्या है? निषेध। पता थी क्या बात? नहीं पता थी, पढ़े ही नहीं हमने। और ये क्वेश्चन पूछा था 2015 में, रिट की एग्जाम लगी थी उसमें, कि गोवध का संबंध, गोवध निषेध का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 48 में। इसके अलावा अनुच्छेद 49, तो जल्दी जल्दी याद हो गया, 12 से लेकर 49 तक। 49 में उल्लेख है राष्ट्रीय ऐतिहासिक, राष्ट्रीय ऐतिहासिक जो स्रोत है या स्मारक है उनका संरक्षण करना, या जो स्थल है ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करना। इसीलिए तो देखो समय समय पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम वापस से मरम्मत करते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र की ऐतिहासिक धरोहर है। इसके अलावा 50, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 में दिया गया है कि भाई न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों मिल गई तो किसी को जीने ही नहीं देगी। इसीलिए तो देखो न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं होती है, वो विधायिका के अंडर काम करती है। और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका पर नजर बना के रखती है। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है या इनके द्वारा कार्य गलत किए जा रहे हैं तो न्यायपालिका उनको लाइन हाजिर करवा सकती है। लेकिन अगर न्यायपालिका भी बिक जाती है तब भैया देश का बंटाधार है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी स्रोत हमारे पास अगर है तो वो न्यायपालिका है, और इस उम्मीद से है कि हमें यहां से न्याय मिलेगा। कार्यपालिका भ्रष्ट हो सकती है, विधायिका भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन न्यायपालिका नहीं। और न्यायपालिका जहां भ्रष्ट हो जाती है वहां पे फिर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसीलिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया, न्याय राज्यों में भी। इसके अलावा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 है राज्य की विदेश नीति। इसका राज्य की विदेश नीति का उल्लेख, विदेश नीति का उल्लेख किया गया है। जैसे भारत की विदेश नीति है वैसे राज्य की भी विदेश नीति होती है। तो ये थे आपके 36 से लेकर 51 तक। तो टोटल कितने हो गए? 12 से लेकर 51 तक अनुच्छेद। 12 कम कर दो, 51 में से कम 40 के आसपास आपके अनुच्छेद हो गए, ध्यान रखना। और यही अनुच्छेद बार बार एसएससी, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, आप किसी भी क्षेत्र की देते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा भारत में एक ही है। आई बात समझ में? तो इसमें उतारने में टाइम लगाओ और जल्दी से फटाफट उतारो इसको।